Hello my dear students. Nowadays we are studying about world history. जो संसार का इतिहास है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से होती है। इसके रीज़न क्या है और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है फिर दूसरे सेक्टर में कैसे कैसे रिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आयरन इंडस्ट्रीज़ है उसमें कुछ टेक्निकल चेंजेस होते हैं और जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। आज हम देखेंगे न्यू इन्वेंशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे एक इन्वेंशन होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। ओके, विद इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री the need of reform in modes of transport was felt to make transport easier and cheaper। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ में सुधार हो रहा था तो वैसे वैसे जब व्यापार बढ़ा, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, तो ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो परिवहन के साधन हैं, उनको भी सुधारा जाए। स्कॉटिश इंजीनियर जॉन मैक एडम एक स्कॉटलैंड का इंजीनियर हुआ है जिसका नाम है जॉन मैक एडम। ठीक है, डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। इसने एक रोड निर्माण का एक नया तरीका खोजा। किसने? स्कॉटलैंड का रहने वाला इंजीनियर था जॉन मैक उसने। ठीक है, तो इस नए मेथड में था क्या? ए न्यू मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन in which a layer of heavy stones was laid at the lower part of the road। रोड के सबसे निचले हिस्से में जो बड़े भारी पत्थर होते थे उसकी परत बिछाई जाती थी, उसकी लेयर बिछाई जाती थी। आफ्टर दैट अ लेयर ऑफ स्मॉल स्टोन्स, उसके बाद उससे छोटों की जो छोटे पत्थर होते थे उनकी लेयर बिछाई जाती थी। एंड वॉज लेड फॉलोज बाई सॉइल ऑन द अपर पार्ट, और सबसे ऊपरी हिस्से में सॉइल मीन्स जो सबसे छोटे पत्थर होते थे मिट्टी के आकार जैसे सॉइल का पार्ट। ठीक है, ये यूँ कह सकते हैं मिट्टी बिछाई जाती थी। मीन सबसे पहले सबसे बड़े पत्थर, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे और लास्ट में मिट्टी। तो एक नया तरीका उसने बताया रोड बनाने का। किसने? जॉन मैक ने। ठीक है, जॉन मैक एडम जो स्कॉटलैंड का इंजीनियर था उसने एक नया मेथड बताया रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स बाई रोडवेज यूज टू बी एक्सपेंसिव। जो भारी सामान होता था तो उसको अगर आप रोड से भेज रहे हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, खर्चीला होता था। ठीक है, और इनकन्वीनियंट और असुविधाजनक भी होता था। सो इन ऑर्डर टू मेक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स, इसलिए जो भारी सामान है उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे पहुंचाएं, इसको कन्वीनियंट और चीपर बनाने के लिए कैनाल्स वर बिल्ट, जो नहरें हैं उनका निर्माण कराया गया जिससे हम भारी सामान को आसानी से और सस्ते दर पे भेज सकें। इसलिए नहरों का निर्माण कराया गया। द फर्स्ट कैनाल नेम्ड वर्सली कैनाल, सबसे पहली जो नहर थी जिसका नाम था वर्सली कैनाल, वॉज बिल्ट बाई जेम्स ब्रिंडले। इसका निर्माण जेम्स ब्रिंडले ने करवाया था 1761 में। ठीक है, तो जो सबसे पहली नहर बनी, सबसे पहली नहर का निर्माण हुआ वॉसली कैनाल। ठीक है, इसको जेम्स ब्रिंडले ने 1761 में बनवाया। विद दिस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वॉज रेड्यूस टू हाफ। इससे जो कॉस्ट आती थी, कीमत आती थी यातायात की, वो कितनी हो गई? आधी हो गई। घट के जो खर्चा आता था वो आधा हो गया। ओके, तो इस नहर से जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता था वो घट के कितना हो गया? लगभग वॉज रेड्यूस टू हाफ। ओके, इन इंग्लैंड फ्रॉम 1788 टू 1796 एडी, इंग्लैंड में 1786 से 1796 तक सेवरल कैनाल्स वर बिल्ड, कई सारी नहरें बनवाई गई, कई सारी नहरों का निर्माण हुआ 88 टू 96। सो दिस पीरियड वाज नोन एज कैनाल मनिया। इसलिए इस पीरियड को कैनाल मनिया या नेहरून्माद के नाम से
पुकारा गया है, कहा जाने लगा। नहरोन्माद मीन्स इस पीरियड में बहुत सारी नहरों की खुदाई करवाई गई। इन 1869 AD ए फ्रेंच इंजीनियर फ्रेडेंड डी लेस्पेस, 1869 AD में एक फ्रांस का इंजीनियर हुआ है फेर्डिनेंड द लेस्पेस, इसने स्वेज नहर का निर्माण कराया। बिल्ट स्वेज कैनाल विच ज्वाइंस मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। और ये स्वेज कैनाल क्या करती है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, इनको आपस में जोड़ती है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो कैनाल थी, ये मील का पत्थर साबित हुई ट्रांसपोर्टेशन में। ड्यू टू स्वेज कैनाल द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, स्वेज कैनाल के कारण जो भारत और यूरोप की दूरी थी वो रिड्यूस टू 1/3 एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। पहले की तुलना में अब कितनी कम हो गई, 1/3 कम हो गई। टू मेक ट्रांसपोर्टेशन चीपर एंड easier, the power of steam was used। ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता और इजी बनाने के लिए जो स्टीम पावर होती है, भाप की ताकत होती है, वाष्प की ताकत होती है, उसका यूज किया जाने लगा। एन अमेरिकन नेम्ड रॉबर्ट फल्टन, एक अमेरिकन हुआ है जिसका नाम है रॉबर्ट फल्टन, इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर सक्सेसफुल स्टीम बोट, इसने सबसे पहली वाष्प चालित जो नौका थी उसका आविष्कार किया। इन 1807 रॉबर्ट फुल्टन ने सबसे पहले 1807 में स्टीम से वाष्प चलने वाली जो बोट थी उसका आविष्कार किया। दैट वाज फ्लोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हडसन रिवर, जिसको सबसे पहली बार हडसन नदी में चलाया गया। जो नौका बनाई इसने उसको सबसे पहली बार हडसन नदी में चलाया गया। रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा 1807 में जो नौका बनाई गई उसको हडसन नदी में चलाया गया। द इन्वेंशन ऑफ रेल इंजन विच रन ऑन पाथ ऑफ आयरन, रेलवे का जो आविष्कार हुआ, रेल इंजन का आविष्कार हुआ और ये चलता किस पे था, लोहे की पटरियों पे। रन्स ऑन द पाथ ऑफ आयरन ऑन लैंड, लैंड पे जो लोहे की पटरियां बिछाई जाती थी उस पे चलता था। ब्रॉड अनदर रेवोल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो रेल के इंजन के आविष्कार के बाद और एक बड़ी क्रांति आई यातायात के क्षेत्र में। जब रेल का इंजन का आविष्कार हुआ तो इससे भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। इन 1814 जॉर्ज स्टीवेंसन इन्वेंटेड स्टीम लोकोमोटिव नेम्ड रॉकेट, एक लोकोमोटिव रेल का इंजन हुआ है जिसका नाम रॉकेट, इसका आविष्कार किया 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने। बाय दिस इन्वेंशन द रेलवेज बिकम सच अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वाज पैनली अवेलेबल टू ऑल। रेलवे के इंजन की इस आविष्कार के साथ ये ऐसा साधन बन गया जो पूरे वर्ष वॉज पैनली अवेलेबल टू ऑल, हमेशा उपलब्ध रहता था। इन 1830 AD द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड बिटवीन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। 1830 में सबसे पहली जो रेलवे सुविधा है वो स्टार्ट की गई मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। ओके, सबसे पहली जो रेलगाड़ी है वो 1830 में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चली। द इन्वेंशन ऑफ रेलवे मेड द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल एंड आयरन इजी। रेलवे के आविष्कार ने जो ट्रांसपोर्ट होता था कोयले का और लोहे का वो बहुत ही आसान हो गया। विद अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लेजर टाइम एंड लेजर कास्ट, तो दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का जो खर्चा है वो कम होने लगा, खर्चा भी बचा और समय भी बचा। लेजर टाइम एंड लेजर कॉस्ट। ओके, न्यू एक्सपेरिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सेक्टर,
तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सारा इन्वेंशन हुआ, क्रांति आई। तो जो कम्युनिकेशन सेक्टर था इसमें भी नए इन्वेंशंस हुए, नए नए प्रयोग हुए। इन 1844 सैमुअल मॉर्स इन्वेंटेड द वेरिएबल टेलीग्राफिक इक्विपमेंट्स। 1844 में सैमुअल मॉर्स ने एक वेरिएबल टेलीग्राफिक इक्विपमेंट्स, जिसको व्यवहारिक तार यंत्र कहते हैं, उसका आविष्कार किया। दिस टेलीग्राफिक इक्विपमेंट वर्क इन कनेक्टिंग द कॉन्टिनेंट्स विद ईच अदर। और ये जो यंत्र बनाए इन्होंने, इससे जो महाद्वीप होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते थे। मीन्स एक जो महाद्वीप है, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने का काम किया, जो 1844 में सैमुअल मॉर्स ने इन्वेंशन किया एक वेरिएबल टेलीग्राफिक इक्विपमेंट का। इसकी सहायता से एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से जुड़ सकता था। इन 1876 ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। दैट ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे जो संचार की दुनिया है, कम्युनिकेशन का वर्ड है, उसमें क्रांति आ गई। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ओके, रिजल्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक जो क्रांति हुई इसके परिणाम क्या हुए। द रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स इन व्यू ऑफ स्टडी। अगर हम अध्ययन की बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम आए हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कंसेप्चुअल रिजल्ट। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक, कंसेप्चुअल। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमें परिणाम देखने को मिलते हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक रिजल्ट। इकोनॉमिक रिजल्ट्स में क्या आता है? प्रोडक्शन एंड कॉमर्स ग्रू ऑन ए लार्ज स्केल। जो प्रोडक्शन था, उत्पादन और कॉमर्स, वाणिज्य, ये बहुत बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल पे इसमें वृद्धि हुई। इम्बैलेंस टुक प्लेस, असंतुलन पैदा हुआ, असंतुलित वृद्धि हुई और इसका जो आर्थिक संतुलन था वो भी बिगड़ा। डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज वॉज ग्रेटर देन इन रूरल। जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनकी अपेक्षा, रूरल एरियाज की अपेक्षा अर्बन एरियाज में अधिक विकास हुआ, अधिक डेवलपमेंट हुआ। कॉटेज इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। जो कुटीर उद्योग हुआ करते थे, घरेलू उद्योग हुआ करता था, वो नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। द नेशनल मार्केट्स गॉट स्टेट प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाज डेवलप। जो राष्ट्रीय बाजार थे, ठीक है, उनमें राज्यों का संरक्षण मिला और जो औद्योगिक पूंजीवाद था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ठीक है, उसका विकास हुआ। तो ये हो गया इकोनॉमिक परिणाम। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, राजनीतिक रिजल्ट्स क्या हुए? द डिमांड ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप इंक्रीज इन पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ मिडिल क्लास एरोज। परिणाम स्वरूप जो मध्य वर्ग था, मिडिल क्लास था, उसका जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसका इंटरफेरेंस हुआ। ओके, तो जो मिडिल वर्ग था उसका इंटरफेरेंस बढ़ा, वो उसका जो प्रभुत्व है, प्रभुत्व और महत्वाकांक्षा है वो बढ़ गई। द कॉलोनियल कंपटीशन गेंड मोमेंटम थ्रू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो औपनिवेशिक औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो कॉलोनियल कंपटीशन थी उसकी शुरुआत हो गई, उसको गति मिली, गेंड मोमेंटम। द लेबर्स बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्टोर्ड टू मूवमेंट फॉर देयर डिमांड्स। जो लेबर थे, श्रमिक संगठन थे, वो गठित हो गए एंड रिस्टोर्ड मूवमेंट, इन्होंने आंदोलन किए फॉर देयर डिमांड्स, अपनी मांगों के लिए। मीन्स जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जो मजदूर संगठन हुआ करता था, ठीक है, तो वो उन्हें एक ग्रुप बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है, तो जिससे वो अपनी डिमांड्स के लिए आंदोलन करते थे। सोशल कॉन्सिक्वेंस, सामाजिक
परिवर्तन या सामाजिक परिणाम। अ न्यू सोशल क्लास इमर्ज, एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। मोरल वैल्यू डिक्लाइन एंड द कंजुगल फैमिली सिस्टम स्कैटर्ड। अ न्यू कल्चर इमर्ज्ड एंड ह्यूमन रिलेशनशिप गॉट डिक्लाइंड। एक नए सामाजिक वर्ग का उदय होता है। मोरल वैल्यूज डिक्लाइन, जो नैतिक मूल्य होते हैं उसमें गिरावट आती है। और जो संयुक्त परिवार होते थे, कंजुगल फैमिलीज होते थे, वो बिखरने लगे थे। अ न्यू कल्चर इमर्ज्ड, एक नई संस्कृति, नया कल्चर उभर के सामने आ रहा था। ह्यूमन रिलेशनशिप गॉट डिक्लाइन, जो मानवीय संबंध हुआ करते थे उसमें भी गिरावट आई। द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स क्रॉप्ड अप ड्यू टू द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ लेबर्स इन द सिटीज। शहरों में जो स्लम था, मलिन बस्तियां थीं, गंदी बस्तियां थीं, उनकी संख्या बढ़ने लगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर थे वो शहरों में जाके बस रहे थे और प्रदूषण की समस्या बढ़ गई। तो ये सोशल परिणाम हुए ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कंसेप्चुअल कॉन्सिक्वेंस क्या हुए? वैचारिक परिणाम। इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाज वेलकम्ड, जो आर्थिक स्वच्छंदता थी, आर्थिक उदारवाद था, उसको स्वागत किया गया। वॉज वेलकम्ड एंड सोशलिज्म इमर्ज्ड, और जो समाजवाद था उसका उदय हुआ, इमर्ज्ड। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़िया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके क्या परिणाम हुए, किन किन क्षेत्रों में नए नए इन्वेंशन हुए, जानवर की नई नई ब्रीड्स, एग्रीकल्चर में नए नए इक्विपमेंट्स हमें मिले। ठीक है, तो पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस चैप्टर का और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण, जैसे हमारे भारत का एकीकरण हुआ, बहुत सारे आज़ादी के बाद छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, इसको आप पढ़ेंगे। तो कैसे किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इसको करने में, तो वैसे ही जर्मनी का कैसे एकीकरण होता है। जर्मनी एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू मोर देन 300 स्मॉल एंड बिग सिटीज़। जर्मनी 18वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 300 से अधिक जो छोटे बड़े सिटीज़ थे, स्टेट्स थे, रियासतें थीं, उसमें बटा हुआ था। नियर अबाउट 300 छोटी बड़ी जो रियासतें हैं उसमें बटा हुआ था। एंड ऑफ 18th सेंचुरी 300 स्मॉल स्टेट्स। फ्रॉम द जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जर्मनी कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जर्मनी को राज्यों के तौर पे मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। इन 3 भागों में बांटा जा सकता है अगर हम भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो। द स्टेट ऑफ प्रुशिया, सैक्सोनी, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट वर इन नॉर्दर्न पार्ट। जो उत्तरी भाग था उसमें कौन कौन से हिस्से आते थे? प्रुशिया आता था, सैक्सोनी आता था, हैनोवर आता था, फ्रैंकफर्ट आता था, ये उत्तरी हिस्से में आते थे। वाइल, जबकि राइनलैंड वॉज इन द सेंट्रल पार्ट, जबकि जो राइनलैंड था वो किस में आता था? इसके मध्य के भाग में आता था। एंड वुटमबर्ग, बावेरिया, बदेन, पैलेंटाइन, हेसी, डेमस्टेड, ईटीसी वर इन साउदर्न पार्ट। ठीक है, तो दक्षिणी हिस्से में कौन कौन से थे? वुटमबर्ग, बावेरिया, बदेन, फ्लैंटनेंट, हेस डेमस्ट, ये साउदर्न हिस्से में आते थे। ओके, प्रुशिया वॉज द मोस्ट पावरफुल इन डिफरेंस टू साइज एंड मिलिट्री पावर। जो इसका उत्तरी हिस्सा था जिससे प्रुशिया आता था, ठीक है, तो ये अधिक पावरफुल साइज में भी हुआ करता था और मिलिट्री में भी हुआ करता था। बट इवन आफ्टर बीइंग डिवाइडेड पॉलिटिकली, यद्यपि राजनीतिक रूप से बटा हुआ था, 2 फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मन स्टेट टू रिमेन यूनाइटेड। यद्यपि ये राजनीतिक तौर पे बटा हुआ था, फिर भी 2 बातें थी, 2 फैक्टर थे जो जर्मनी के राज्यों को आपस में जुड़े हुई थी। कौन कौन सी? द फर्स्ट थिंग वॉज द आइडियोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑफ द रोमन एम्परर। पहली बात,
जो रोमन का सम्राट था उसके प्रति वो सब आदर रखते थे। ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्पिरिट और रेस्पेक्ट टुवर्ड्स रोमन एम्परर। तो जो रोमन का शासक था, सम्राट था, उसके प्रति ये सब सम्मान की भावना रखते थे। पहला कारण ये था, इसलिए एक थे। दूसरा रीजन क्या था? सेकेंड वॉज एक्सटेंशन ऑफ डाइट। दूसरा था डाइट, जिसका जो अस्तित्व था उसमें होता क्या था, वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेट रिमेन्ड प्रेजेंट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जहाँ पे जितने भी प्रतिनिधिकर्ता होते थे वो एक मंच पे उपस्थित होते थे डाइट के तौर पे। ठीक है, एक डाइट थी, उसके अस्तित्व के तौर पे सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो एक मंच पे उपस्थित होते थे। तो जितने भी जर्मनी के स्टेट थे इनको दो बातें आपस में एक करती थी। अकॉर्डिंग टू अ फ्रेंच लिपेन इन 19th सेंचुरी, फ्रेंच लिपन के अनुसार 19वीं शताब्दी में द रीजन ऑफ बिल्डिंग नेशनलिज्म इन जर्मनी, जर्मनी में राष्ट्रीयता का निर्माण, उसका कारण क्या था? दिस इज वन ऑफ जोक्स ऑफ हिस्ट्री दैट नेपोलियन वाज द फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी। अगर हम बात करें इतिहास के मजाक, तो मजाकों में से एक है कि जो मॉडर्न जर्मनी है उसका जन्मदाता कौन था? नेपोलियन था। जर्मनी में जो राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ, ठीक है, उसका कारण 19वीं शताब्दी में हुई फ्रांसीसी जो क्रांति है। ठीक है, तो उसमें लिपन के अनुसार, एक फ्रांसीसी हुआ है लिपन, उसके अनुसार इतिहास के जो मजाक की अगर बात करें तो उसमें से ये भी एक है कि आधुनिक जो जर्मनी है उसका फादर कौन है? नेपोलियन। ओके, मेजर ऑब्स्टेकल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी को एक करने में या जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख समस्याएं क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी, कौन कौन सी बाधाएं थी, ऑब्स्टेकल कौन कौन सी बाधाएं आ रही थी? इंटरफेरेंस ऑफ ऑस्ट्रिया इन द प्रॉब्लम ऑफ जर्मनी, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप होता रहता था। द इकोनॉमिक, कम्युनल, सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन जर्मन स्टेट्स, जो जर्मन स्टेट्स थे उसमें आर्थिक, पांथिक या सामाजिक जो राजनीतिक असमानताएं थी वो बहुत सारी थी। ठीक है, जो जर्मन राज्य था, जर्मन स्टेट्स थे, उसमें इकोनॉमिक, आर्थिक, कम्युनल, जो पांथिक जिनको कह सकते हैं, सामाजिक एंड राजनीतिक, ये अंतर था, भिन्नताएं थी। लाइक फ्रांस, फ्रांस की तरह आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा फ्रांस की रेवोल्यूशन। लाइक फ्रांस, इंग्लैंड वाज आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन द जर्मन स्टेट्स। जो फ्रांस था तो फ्रांस की बात, जर्मन भी जो राज्य हैं उसमें उसका इंटरेस्ट था, उसमें उनकी रुचि थी। इन द नेम ऑफ हैनोवर प्रोविंस, हैनोवर प्रोविंस के नाम पे, उसके बहाने इट हैड केप्ट इंटरफेयरिंग इन द नॉर्दर्न स्टेट। ये इसने क्या किया था, जो उत्तरी राज्य थे उसमें हस्तक्षेप कर रखा था, और बहाना किसका था? हैनोवर का, क्योंकि हैनोवर उत्तरी हिस्सा था, तो इसके बहाने उसने दक्षिणी जो उत्तरी क्षेत्र हैं उसमें इंटरफेयर कर रखा था। सॉफ्ट मिलिट्री पावर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, अधिकतर जो राज्य थे उनकी जो सेना हुआ करती थी वो बहुत ही सॉफ्ट, शिथिल हुआ करती थी। लैक ऑफ अवेयरनेस इन द कॉमन मैन, जो आम जन था, आम लोग थे, उसमें जागरूकता की कमी थी। लैक ऑफ अवेयरनेस इन कॉमन मैन। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द पोप इन साउदर्न स्टेट, जो पोप हुआ करता था उसका दक्षिणी जो स्टेट थे उसमें इंटरफेरेंस था। विच वॉज एन ऑब्स्टिकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो इटली के एकीकरण में एक बाधा थी। ठीक है, जर्मनी के जो दक्षिणी राज्य थे उसमें पोप का प्रभाव था, इसलिए जर्मनी के एकीकरण में ये भी एक बड़ी बाधा थी। तो ये हो गए ऑब्स्टिकल, कौन कौन से रोड़े थे जिससे जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। अब कुछ ऐसे भी तत्व होंगे कि जो कुछ सपोर्ट करते होंगे, तो सपोर्टिव एलिमेंट्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे
जो जर्मनी के यूनिफिकेशन को सपोर्ट करते थे। ज़ोल्वेरिन, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पहले इट्स इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हैड बिगन, इसका जो आर्थिक एकीकरण है वो शुरू हो चुका था। ठीक है, इससे पहले जर्मनी का जो राजनीतिक एकीकरण होता, इससे पहले वहाँ आर्थिक एकीकरण शुरू हो चुका था। इट बिगैन इन 1818, इसकी शुरुआत 1818 में हो चुकी थी। थ्रू द कस्टम ड्यूटी टोल ट्रेटी मेड विद द स्मॉल स्टेट्स नेम्ड स्केटबर्ग, सोंडर, शाओशेन बाई पुर्सिया। ठीक है, इसकी शुरुआत 1818 में पुर्सिया के द्वारा की गई, जिसमें भावार्सबर्ग, शोदशोशन नामक जो छोटे राज्य हुआ करते थे, उसमें एक सीमा शुल्क की संधि हुई। ठीक है, ज़ोल्वेरिन में जो व्यापार होता था, कस्टम ड्यूटी होती थी, इसको लेके संधि हुई, और ये प्रयास किसका था? पुर्सिया का था। जो व्यापार होता था इन राज्यों के बीच में, तो एक दूसरे से जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, इसको लेके एक संधि हुई, तो इसको एक आर्थिक यूनिफिकेशन का रीजन माना जाता है। टोल वॉज रिमूव बिटवीन बोथ द स्टेट्स, जो टोल था उसको रिमूव कर दिया गया दोनों ही स्टेट्स के बीच में। एंड द ट्रेड हैड स्टार्टेड विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो जो व्यापार था उसको बिना किसी कठिनाई के शुरू कर दिया गया, बिना किसी मुसीबत के व्यापार जो है वो शुरू होने लगा, जो समझौता हुआ उसके तहत। दिस इकोनॉमिक ट्रीटी वीकेंड द स्टेट एंड रीजनल इन्फ्लुएंस विच वॉज एन ऑब्स्टेकल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इससे जब ये व्यापार शुरू हो गया, इससे जो आर्थिक संधि थी, इसने इकोनॉमिक ट्रीटी वीकेंड, आर्थिक समझौते ने कमज़ोर कर दिया जो रीजनल इन्फ्लुएंस था, क्षेत्रीय प्रभाव था उसको, क्योंकि जो क्षेत्रीय प्रभाव था ये जर्मनी के यूनिफिकेशन में बाधा बन रहा था। तो जो क्षेत्रीय प्रभाव था उसको खत्म कर दिया इस आर्थिक संधि ने। अकॉर्डिंग टू कैटलबी के अनुसार, द यूनिफॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वेरिन हैड पेव्ड द वे ऑफ फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन फ्यूचर अंडर द लीडरशिप ऑफ पुर्सिया। तो कैटलबे ने कहा कि जो फॉर्मेशन हुआ है, ज़ोल्वेरिन का जो निर्माण है, ठीक है, इसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का जो एकीकरण है उसकी एक नींव तैयार कर दी है। ठीक है, पुर्सिया ने जो ये व्यापार का नेतृत्व किया है, संधि की है, समझौता किया है, इससे इन फ्यूचर जर्मनी की जो भविष्य में पड़ने वाली नींव है उसका फाउंडेशन, उसकी शुरुआत कर दी है। रॉबर्ट एर्गेज ने लिखा है दैट ज़ोल्वेरिन सप्रेस द रीजनल सेंटिमेंट्स। ज़ोल्वेरिन ने जो क्षेत्रीय समस्याएं थीं उनको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। एंड गेव प्रायोरिटी टू द स्ट्रॉन्गर जर्मन नेशनल एलिमेंट्स, और इसने जो राष्ट्रीय तत्व हैं, स्ट्रॉन्गर जर्मन, मजबूत, उनको प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है। जो क्षेत्रीय रीजनल सेंटिमेंट्स थे उनको दबा दिया, और जो राष्ट्रीय स्तर के तत्व थे उनको इसने प्राथमिकता दी है। टिल 1834 AD ऑल मेजर स्टेट्स ऑफ जर्मनी बिकम इट्स मेंबर। जल्दी ही 1834 तक जर्मनी के जो प्रमुख राज्य थे वो जल्दी ही इसके सदस्य बन गए। इनिशियली देयर वाज नो पॉलिटिकल एम ऑफ पुर्सिया बिहाइंड ज़ोल्वेरिन। शुरुआत में तो पुर्सिया का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कि कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। जब इसने संधि करवाई इकोनॉमिक, तो कोई पॉलिटिकल इसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन बट ग्रेजुअली बाय द मीन्स ऑफ लीडरशिप, लेकिन जल्दी ही जब उसको नेतृत्व मिला, लीडरशिप मिला, ठीक है, ज़ोल्वेरिन के नेतृत्व में, उसके माध्यम से पुर्सिया वॉज सेक्रेटली प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द पॉलिटिकल लीडरशिप फॉर
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जल्दी ही जलवरीन के नेतृत्व में, उसके माध्यम से जर्मनी को एक करने का जो राजनीतिक नेतृत्व है, ठीक है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो पुर्शिया था, उसने धीरे धीरे अपना जो प्रेजेंटेशन थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले जो उसने इकोनॉमिक ये संधि करवाई तो उसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना ये प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया, अपना उत्तरदायित्व जर्मनी को एक करने के लिए शुरू कर दिया। ओके।